अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सबके लिए। आजकल सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, किसी भी सिस्टम में हो एग्ज़ाम्स की खूब तैयारी हो रही है, बच्चों के ऊपर प्रेशर भी बहुत है और साथ साथ मौसम भी जो है वो बिल्कुल बदल रहा है, एलर्जीज़ भी फैल रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलन भी है, बारिशें भी हैं और क्योंकि बारिश होती है और उसमें अनकंट्रोल हो जाता है आपका हर किस्म का पानी का इंटेक भी, अडल्ट्रेशन भी होती है, तो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटराइटिस, कॉलरा, बेशुमार और चीज़ें भी फैल रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज बच्चों को एड्रेस किया जाए, बच्चों की फिजिकल हेल्थ भी और उनकी मेंटल हेल्थ भी, क्योंकि बच्चे जो है उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर होता है एग्जाम्स में कि अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनका आगे फ्यूचर भी बहुत जेपरडाइज होता है और वो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है। और किसको अच्छा लगता है कि अपने बच्चे को किसी भी तरह की फिक्र में या परेशानी में या बीमारी में देख सके। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर नाम है पिंडी इस्लामाबाद में, किसी का भी बच्चा बीमार हो जाता है तो वो कहते हैं कि हम डॉक्टर जय कृष्ण के पास उनको ले जाते हैं और इसलिए हम बहुत बहुत ऑनर्ड हैं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर जय कृष्ण। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? आपका नाम तो इतना मशहूर है और इतने सारे माँ बाप जो हैं वो आपको इतनी ज़्यादा दुआएं देते हैं कि इट इज़ काउंटलेस। तो आप बताइए कि आजकल ये जो बच्चे हैं, और आप मुझे जैसे थोड़ी देर पहले बताए थे कि इनके अंदर खसरा या मीजल्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और स्कूल के बच्चों में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मीजल्स एग्जैक्टली क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इन पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। थैंक यू डॉक्टर तायरा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आई थिंक इट्स बर्निंग इशू नाउ डेज। देखिए मिजल्स इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। आप ये देखें आजकल तो मेरा ख्याल है हर पांचवा छठा बच्चा इज सफरिंग फ्रॉम दिस मिजल। इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। और देखिए इसको आप हम सिम्टम क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, लेकिन सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बचाव कैसे हम कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जी हमने वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। हम जो भी बच्चा आता है पेरेंट्स उनको कहते हैं कि जी आपके बच्चे की वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई, तो वो देखें प्रॉब्लम ये है कि द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ कि जी हम बड़े बच्चे वैक्सीनेटेड हों, लेकिन फिर बदकिस्मती हमारी कुछ लोग दोस्त हु आर लिविंग इन द रिमोट एरिया या उनके जो मिसकंसेप्शन है अबाउट द इम्यूनाइजेशन, वो सही तरीके से कंप्लीट इम्यूनाइजेशन नहीं करवाते। अब देखिए खसरा एक बचाव वाली बीमारी है जिसको अगर आप खसरे का टीका लगा दें गवर्नमेंट, एमएमआर होता है, मीजल्स मम्स रूबेला, ये टीका जो है पाकिस्तान में पहले सिर्फ मिजल्स का टीका लगता था, ठीक है, अब उन्होंने मिजल्स और रुबेला को दोनों को मिला के एमआर के नाम से किया है। अब वो एमआर का टीका वो 9 महीने पे लगता है और दूसरा हम लगाते हैं 15 मंथ पे। बाहर मुल्कों में ये एमएमआर के नाम से आता है, उसमें उन्होंने मम्स को भी इनकल्टेट किया हुआ है। सो अगर हम 2 टीके लगाएं 9 महीने में 15 महीने पे तो काफ़ी हद तक हम मिजल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन देखें अगर इम्यूनाइजेशन कम होगी तो फिर वो बच्चे जिनकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, जो बेचारे बड़े कमज़ोर हैं, जिन बच्चों में इम्यून डेफिशिएंसी है, जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा, जो बच्चे बाहर की चीज़ों पे है, माल न्यूट्रिशन, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। और ख़ास करके अगर एक बच्चे को खसरा हो जाए, अगर वो किसी डॉक्टर के पास चला जाता है, ही सिटिंग इन द सेम कॉरिडोर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे, द चाइल्ड स्टार्ट कफिंग, तो ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब बच्चा खांस रहा होता है, छींक रहा होता है, तो ही इज बेसिकली थ्रोइंग दिस ड्रॉपलेट इनटू द एयर। तो हमारे यहाँ ये एरिया क्यों नहीं बना होता जो ट्रायड सा होता है जहाँ पे आइसोलेट करके ऐसे बच्चों को पहले शुरू में ही कर दें? ये आप क्यों नहीं एनकरेज करते कि हर हॉस्पिटल में इस तरह से हुआ जाए? सही, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखिए बाहर मुल्कों में तो यही होता है, अगर कोई बंदा फ्लू आ जाए, कफ आ जाए, इट्स द ड्यूटी ऑफ अ नर्स कि उसको लुक आफ्टर करेंगे जी इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या ये खांसने से ये दूसरों को तो इफेक्ट नहीं करेगा। प्रॉब्लम हमारे इधर हमारे इतना रश होता है। अगर आप यू टेक एग्जांपल ऑफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिम्स, अगर आप उसकी ओपीडी में चले जाए, देयर आर हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन। अब वो बेचारे एक हाल में बैठे होते हैं, देयर इज नो वे वी कैन सेग्रीगेट। सो हमारे पास एक तो जगह का कमी है, डॉक्टर्स हमारे पास मिनिमल है, और फिर ये है कि जब प्रोड्रोमल सिम्टम होते हैं, एक बच्चे को फ्लू है, छींके हैं, आंखें से पानी आ रहा है, तो ये तो हर वायरल इन्फेक्शन में हो जाता है। तो हमें उस वक्त कहना कि ये किसको खसरा हो रहा है नहीं होता है, तो हम उस पर एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं यार, हो ना सकता है किसको हो, लेकिन जब बंदा सीनियर हो जाता है तो एक बच्चा है उसकी आंखें लाल हो रही हैं, रेड हो रही हैं, नाक से पानी बह रहा है, फ्लू हो रहा है, छींकें आ रही हैं, तो जो सबसे कि बिफोर द रैश डेवलप, जब जिस्म पे रैशेस आ जाए तो फिर तो हम वी कैन से विद सर्टेनिटी कि जी इसको खसरा है। लेकिन अगर अच्छा डॉक्टर होगा, उसने उसका गला देखा है और यू फाइंड स्पॉट, उसको हम कॉप्लिक स्पॉट के दैट आर पैथोग्नोमिक, तो अगर हमें ये पता लग जाए, अब देखें जो कॉप्लिक स्पॉट है उसने तो उसे निकलना ही निकलना है, उसको आप बचा नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट जो उनके सराउंडिंग में उनको तो हम बता सकते हैं यार दूसरे बच्चों को आप प्लीज़ टीका लगवा लें, इनकी न्यूट्रिशन को अच्छा रखें,
तो अब जैसे ना खसरा अगर हो तो इट्स वायरल इन्फेक्शन, वो अपना टाइम लेके ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सबसे नुकसान है, अगर वो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, अगर गला ख़राब हो जाए, किन निमोनिया बच्चों के वगैरह हो कानों में सकता है। इन्फेक्शन, कान बहना शुरू हो जाते हैं, किन बच्चों की आंखों पे ये इफेक्ट करता है कि कार्निया को डैमेज कर सकता है, किन किन बच्चों में बिनाई भी जा सकती है, वो चीज़ सीन इन 1 to 2%। लेकिन हमने तो उन चीज़ों पे ध्यान रखा है कि सारी ज़िंदगी के लिए किसकी बिनाई चली जाए, तो दैट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। रैश आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि टिपिकली कहाँ होता है, पेट पे होता है और किस तरह का होता है, ताकि लोग इसको चिकन पॉक्स और डिफरेंट किस्म के रैशेस से डिफरेंशिएट कर सकें। एक आपने बताया जैसे कोराइजा कंजंक्टिवाइटिस तो है ही कि आंखों में भी लाल हो जाता है, फिर नाक बहने लगती है, अंदर गम्स के ऊपर यहाँ पे स्पॉट भी होता है, लेकिन इसका रैश किस तरह से और इसका फीवर का पैटर्न आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम अदर फीवर्स? ठीक है, जो मेजल्स का जो रैश होता है ना, वो ये टिपिकली कान के पीछे से शुरू होता है। अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो आपको 2-3 स्पॉट रेड कलर के नजर आएंगे, जो कि उभरे हुए नहीं होंगे। बाद में फिर वो फेस के ऊपर फोरहेड पे आ जाएंगे, फिर फेस इन्वॉल्व होता है, फिर चेस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये जो 3-4 दिन का सिस्टम है कि स्टार्ट तो फेस से होगा, फिर नीचे टांगों तक चला जाएगा। जैसे ही वो टांगों की तरफ, पैरों की तरफ आ गए, तो फेस से वो रेस ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो हमारा काम है कि जी देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मिजल्स, वायरल इन्फेक्शन। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, किसी का मुंह पक जाना, मुंह में थ्रश आ जाना, गले में इन्फेक्शन हो जाना, कान में से पीक बह जाना, किन बच्चों को नमोनिया हो जाता है, किन को डायरिया हो जाता है, तो उसको हमने control। उस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो इसलिए जो बच्चा काम कहते हैं जी इसको विटामिन ए के ड्रॉप जरूर दें। अच्छा, विटामिन ए के ड्रॉप्स जी। देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, ये जो फीवर अनकंट्रोल्ड होता है, बहुत सारे बच्चों का फीवर जो है वो सर चढ़ जाता है, उन्हें फिट्स आना शुरू हो जाती है, और हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जैसे ही फीवर होता है मजीद उसको गर्म करना शुरू हो जाते हैं, बजाय फीवर लोअरिंग टेक्निक्स की तरफ जाएं। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या फीवर कंसिडर किया जाता है बच्चे में, और उसमें क्या रोल है इन्हीं का, एसिटामिनोफेन का या आइपोब्रूफिन का, उसको ऑल्टरनेट करने का, या फिर जो कोल्ड स्पॉन्जिंग वगैरह है उसके ऊपर थोड़ा सा आप जस्ट शेड सम लाइट ऑन इट। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, हमारे इधर एक बच्चे को अगर बुखार हो जाए ना, तो वो हम सारे लोग पैनिक कर जाते हैं। देखिए, आप अगर बाहर चले जाए ना, अगर आपके बच्चे को बुखार है और बच्चा जनरली ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी आप ऐसे करें, इस कुर्सी पे बैठ जाएं आराम से, ये बच्चे को एसिटामिनोफेन दें, पैनाडॉल दें, 2-3 घंटे देखें। हमारे इधर एक बच्चे को कह रहे पैनाडॉल, डॉक्टर साहब इसको इतना बुखार, आप कह रहे पैनाडॉल, वो तो मैं दे रही हूँ। तो वो दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार देखो, हर बुखार को एंटीबायोटिक से ट्रीट किया नहीं जाता। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिन बच्चों को बुखार के साथ दौरा पड़ना, दिस इज कॉल्ड फेब्राइल सीजर्स। ये तकरीबन 1 to 3% बच्चों में बुखार के साथ हो जाते हैं, और यूजुअली ये अफेक्ट करता है बच्चों को 6 महीने से लेकर 6 साल तक। ये वल्नरेबल एज होती है जहाँ आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा होता है। तो किन किन बच्चों का जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है दिमाग में, हाइपोथैलेमस, वो थोड़ा सा वीक होता है। तो जैसे ही पहले दिन बुखार जंप करता है, तो वो आपे से बाहर चला जाता है, दैट इज स्टार्ट फायरिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जब वो फायरिंग हो रही है, तो वो न्यूरॉन्स जो है वो बेचारे खुद घबरा जाते हैं, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ईयर हियर एंड देन फिर उन बच्चों को दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। वो दौरा पूरे जिस्म पे पड़ जाता है। किन बच्चों की आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, किन बच्चों को बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, किन को बच्चों को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ को हमने कंफ्यूज नहीं करना है कि ये जो कि गर्दन तोड़ बुखार के दौरे तो नहीं है। हमारे इधर एक दौरा पड़ जाए, वो बच्चे इतने पैनिक हो जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं। तो हमारा काम ये है कि उस बच्चे को अच्छी तरह देखें कि क्या ये बच्चा, अगर बड़ा बच्चा है तो फिर तो बड़ा इजीली है कि आप उसकी गर्दन को खम को नीचे करके देख लें, टांगों को ऊपर करके देख के, जो डिफरेंट मैन्यूअर्स होते हैं, कहीं इसको मेनिंजाइटिस तो नहीं है। अगर अच्छा खासा पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस डॉक्टर, तो ही कैन से विद सर्टेनिटी कि जी इसको मेनिंजाइटिस नहीं है, ये फेब्राइल सीजर्स हैं। और मेजॉरिटी जो फेब्राइल सीजर्स हैं ये वायरल इन्फेक्शन से होते हैं। तो फ्लू हो गया, गला खराब हो गया, बेसिकली फीवर कंट्रोल करना है। तो उसमें यही है कि उनको ये बताना है कि जी ये दौरा अब बच्चे को दूसरी दफा आज या कल परसों नहीं होगा, हो भी सकता है। तो वो एक डिफरेंट एंटाइटी, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर, कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा दौरे एक ही दिन में पड़ जाएं, बार बार पड़ने लगे, तो हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स। हाँ, अगर बच्चे को दौरे हो रहे हैं बुखार के साथ, वो दौरा पूरे जिस्म पे नहीं हो रहा है, किसी खास जगह पे, आंख पे आ गया, मुंह पे आ गया, या हाथ पे या टांग पे, हम कहते नहीं ये ठीक अलामत नहीं है, इसका मतलब कोई फोकल लीजन है। जबकि बुखार के साथ दौरे में कोई फोकल लीजन नहीं होता। तो अगर बार बार पड़ने लग जाए,
दौरा किसी खास जिस्म के हिस्से पे पड़ जाए या कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाए या आँख या में बहरी टेढ़ी हो जाए तो हम कहते हैं नहीं ये ठीक अलामत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताइए कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस ट्रेंड में चले गए हैं कि जैसे ही उनके बच्चे को कुछ भी होता है तो वो व्हाट्सएप बुक या कहीं पे भी डाल देते हैं और सारे नॉन डॉक्टर्स जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर्स कहते हैं वो सजेस्ट करने लगते हैं कि मेरे बच्चे को ये दिया था, मैंने ये पिला दिया था, एंड एज अ रिजल्ट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन जो कि डोजेज भी ठीक नहीं होती, वेट कंडीशन कुछ भी असेस नहीं किया होता, बच्चे को दे देते हैं, सेल्फ मेडिकेट करते हैं। तो बच्चों में सेल्फ मेडिकेशन के जो इतने ग्रेव डेंजर्स हैं, इसके ऊपर प्लीज बात कीजिए कि एक तो कोई भी डॉक्टर बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकता क्योंकि बच्चे की एज, डोजेज, कंडीशन, कोई राय सिंड्रोम से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको सल्फर ड्रग एलर्जी हो सकती है। इसके ऊपर थोड़ा सा प्लीज बताइए क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है और हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जिनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता वो भी प्रमोट करते रहते हैं रैंडम ड्रग्स को। आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि प्लीज़ अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप पैनिक ना करें। देखें जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं स्पेशली इन द ट्विन सिटी, जैसे पेम्स है, सीडीए है, पॉली क्लिनिक है, बीबीएच है, देखिए वहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई पीडियाट्रिक का डॉक्टर्स होता है। सो डोंट रश टू द जनरल प्रैक्टिशनर या फिर जनरल डॉक्टरों के बाद उन बच्चों का वो हर किस्म का बंदा देख रहे होते हैं, तो जो उनका एक्सपीरियंस है उसको आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और फिर हम उनको कहते हैं प्लीज़ खुदा के वास्ते ये सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हाँ, सेफेस्ट मेडिकेशन जो आपको ओवर द काउंटर मिलेगी, हम कहते हैं जी पैरासीटामॉल दें, हर 6-6 घंटे के बाद पैरासीटामॉल दें तो कीप द कैम्पर। डॉक्टर साहब वो तो हमने पैरासीटामॉल तो दिया, वो तो 6 घंटे से पहले बुखार हो जाता है। आप कहते हैं 6 घंटे, तो 6 घंटे का मिसाल का हम कहते हैं ना, अगर 6 घंटे से पहले पैरासीटामॉल देने से भी बुखार नहीं उतरता तो आप फिर इब्यूप्रोफिन है या प्रूफिन सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर बुखार बहुत ज़्यादा है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, बच्चे को ज़्यादा कपड़े ना पहना क्योंकि देखें फिर एवेपोरेशन नहीं होगी तो बुखार तो जम करेगा। तो हम उसको कहते हैं कि कोल्ड स्पंज भी ना करें। आजकल ये स्पंजिंग का सिस्टम खराब है, हम कहते हैं बच्चे को नहला दें नीम गर्म पानी से। तो जब आप पूरे जिस्म पे पानी डालते हैं तो एकदम से एवेपोरेशन होगी, तो टेम्परेचर विल सेटल डाउन। सो दैट्स द बेस्ट वे। अब देखें अगर आप लोगों ने क्या किया जी, कूल मैक्स लगा दिया, कूल पैक्स लगा दिए, देखिए ये तो इसी तरह है जस्ट टू अर्न द मनी। तो इसको नहला दें, प्रूफिन दें, 3 से 4 दिन इंतज़ार करें। अगर बच्चा 3 से 4 दिन में वैसे ही ठीक हो जाता है। तो हमारे इधर बच्चे को 2 दिन बुखार, तो साहब इसका स्कूल बड़ा ख़राब हो रहा है तो ये स्कूल कैसे, तो एंटीबायोटिक ना दे दें। हम कहते हैं जी इसमें कोई भी फोकस नहीं है। अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो 3 से 4 दिन इंतजार करें। अगर नहीं होता तो वी कैन डू अ सिंपल बेसिक टेस्ट है, भाई कहीं यूरिन में देखिए छोटा बच्चा वो तो नहीं बताएगा मुझे बुखार क्या है, तो इट्स माय ड्यूटी कि एग्जामाइन हिम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कान में तो इन्फेक्शन नहीं है, मुंह तो नहीं पका हुआ, छाती सांस की रफ्तार तो तेज नहीं चलती है, पेट ठीक है, इसका कोई और मसाला तो नहीं है, कोई जल्द पे कोई सोजिश तो नहीं आ गई। अगर हम मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं फिर भी बच्चा रोए जा रहा है, पेट में प्रैंक पड़ रहे हैं, तो हम कहते हैं इसका जी यूरिन एग्जामिनेशन करवा दें क्योंकि ये से हिडन इन्फेक्शन। एक कॉलर है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हाजी रईस खान नौशहरा से बोल रहा हूँ। जी क्या पूछेंगे आप रईस साहब? बात ये कि मेरा नवासा है, उसको भी मतलब उसके उम्र तकरीबन 4.5 महीने है जी, तो उसको भी झटके लग रहे हैं और बुखार होता है। 4.5 महीने बुखार होता है जनाब, दिन में 2-3 बार आता है उसको, है ना। तो उसके लिए जनाब मतलब डॉक्टर साहब सिर्फ 4.5 महीने का बच्चा है, क्या पूछना चाहेंगे आप इनसे? आप अच्छा देखिए जी, 4.5 महीने के बच्चे को जो बुखार के साथ दौरे रखना ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। तो उसको आप जो है ना इजी ना लें, उसको आपने देखें डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखाएं ताकि हम उसको एग्जामाइन कर सकें कि जो बार बार बुखार के साथ दौरे होना ये तो बिल्कुल भी ठीक अलामत नहीं है। हो सकता है खुदा न खास्ता कोई गर्दन तोड़ बुखार हो, या बच्चा जो है ये दिमागी तौर पर बच्चा कमज़ोर तो नहीं है, क्या बच्चा पैदाइश पे रोया था नहीं रोया था, क्या 4.5 महीने का बच्चा हो गया ये अपनी गर्दन संभालता है कि नहीं संभालता, चीज़ों को हाथ, तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है, माँ बाप को रिस्पांस दे रहा है, सुनता ठीक है, विजन ठीक है और हाथों में चीज़ें पकड़ता है, इसका मतलब कि उसको दिमागी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं लगता। लेकिन अगर बार बार दौरे पड़ रहे हैं तो हमने देखना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उनका कान का एग्जामिनेशन करना है, गला देखना है, छाती देखनी है ताकि, और यूरिन का देखना है कि कहीं ना कोई इन्फेक्शन है। तो जो इन्फेक्शन वाले जो दौरे होते हैं उनको तो कंट्रोल करना, जब तक आप उसकी तफ्तीश नहीं कर सकते आप इस तरह दवाई नहीं दे सकते।
हाँ, अगर बहुत ज़्यादा दौरे पड़ रहे हैं, दिमागी तौर पर वीक है, तो हम कहते हैं हाँ जी इसका ईईजी टेस्ट करा लें। जी, अगर ईईजी में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कोई मिर्गी का दौरा वगैरह तो नहीं, उसके लिए तो यस डेफिनेटली देयर आर मेडिसिन्स, उसके लिए तो आप दवाएं दे सकते हैं। लेकिन बुखार के साथ दौरे बार बार पड़ना ये ठीक अलामत नहीं है। सो यू हैड टू कंसल्ट द पीडियाट्रिशियन, वो एग्जामिनेशन करके फिर आपको सही बता सकता है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए कितना रेलेवेंट क्वेश्चन था डॉक्टर साहब। अच्छा, इसी पे हम आते हैं, ये जो दौरे हैं, हमने कहा ये तो चले बुखार के दौरे थे और मेनिंजाइटिस गर्दन तोड़ के भी होते हैं। मिर्गी की हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को भी मिर्गी हो जाती है, स्पेशली मिर्गी की बहुत सारी एग्जाम है जिसमें ज़रूरी नहीं कि उस तरह के झटकों वाला दौरा पड़े, बल्कि बच्चा क्लास में है, अचानक माँ बाप से बात कर रहा है और उसकी बिल्कुल वो एब्सेंट हो गया थोड़ी देर के लिए, पेटेट भी जिसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालिए, इवन तो न्यूरोलॉजी है, पर थोड़ा सा आप इसके ऊपर बता दीजिए ताकि बच्चों को ये डिटेक्ट कर सके। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, जो बच्चों को जो दौरे पड़ते हैं और वो बगैर बुखार के दौरे हैं, और वो अगर आप बच्चों को बार बार पढ़ रहे हैं, अब किन किन बच्चों को दौरे होते हैं जी, वो जिस तरह आपने कहा जी, क्लास में बैठा हुआ पेन हाथ में और एकदम से बिल्कुल स्टेयर हो गया, वो ना कहीं इधर देखना, उसको कितना भी बुलाओ, ही इज नॉट इन सेंसेस। उस बच्चों में कोई भी जिस्म के कोई झटके नहीं लगते, स्टिफ नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता, बस आंखें चिंधिया जाती एक ही, कितना भी बुला ही डजंट रिस्पॉन्स टू यू। तो हम कहते हैं हाँ जी ये भी दौरों की किस्म है। एक बच्चा बैठा हुआ है, हाथ हिला रहा है एकदम से बैठ के, तो ये भी एक दौरे की किस्म है। एक बच्चा है जिसकी सर आंख हिला रहा है, मुंह टेढ़ा कर रहा है बार बार, हम कहते हैं यार इसको देखो, ये भी फिट्स की किस्म है। या एकदम से दौरे पड़ जाए, जिससे पूरा अकड़ जाए, स्टिफ हो जाए। कुछ बच्चे तो जो बार बार झटके लग रहे हैं, तो देखिए झटकों की कई किस्म है। तो हम उनको कहते हैं, आजकल तो हर बंदे के पास मोबाइल है, हम कहे जी आप ऐसे करें कि जब भी अगर बच्चे को आपके से झटके लग रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, आप क्या करते हैं? डॉक्टर साहब हम तो उस वक्त मुंह में हवा डाल लेते हैं, बच्चे को साइड पे कर लेते हैं। तो मेरी उनसे ये जो है कि प्लीज़ खुदा के वास्ते ये बच्चों को मुंह से, अपने मुंह से हवा ना दें। देखिए हमारे मुंह से इतनी डर्टी कैविटी है, तो उधर आप दौरे तो कंट्रोल कर लें, दूसरा आप यू आर इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन, तो उसको फायदा बल्कि नुकसान दे रहे हैं। तो हम कहते हैं जी साइड पे लेटा दें, सर को ऊंचा कर लें, मुंह खुला होना चाहिए ताकि ही ब्रीथ कर सकें, सीधा ना लेटाएं, मुंह में कोई चीज़ ना डालें, क्योंकि उस वक्त बच्चा होश में नहीं होता। और अगर बच्चा होश में नहीं है और मुंह में कोई चीज़ डालें, वो सीधी सांस की नलकी में पता पड़ा जी था, तो सीधर पता पड़ा कि जी एस्पायरेट कर गया, नमोनिया हो गया। बिल्कुल। एक और कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी साजिद अब्बासी बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी पूछिए साजिद साहब। मुझे जस्ट ये देखना है, मेरा ग्रैंड सन एंड डॉटर है जी एक 2 साल की, एक 4 साल की। जी। तो ऐसा वेट उनका नहीं बढ़ रहा है जी कुछ, बाकी तो नॉर्मली ठीक है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। उनका वेट बता भी दीजिए। एक का कोई 15.2 है और एक कोई छोटी का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन बड़ा वाला 15.2 है और काफी टाइम से है, वो 4.5 साल का, 4 साढ़े 4 साल का। तो इशू ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, खाना पीना। मेंटली भी एक्टिव है जी? फिजिकली मेंटली एक्टिव है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। एक तो बच्चा छोटा, वो स्कूल जा रहा है अभी माशाल्लाह, कोई इशू नहीं है, तो प्ले ग्रुप में है वो। लेकिन ये जो वेट है वो मैं देख रहा हूँ कि काफी टाइम से कुछ प्रॉपरली बढ़ नहीं रहा है। जी डॉक्टर साहब, तो उसके लिए कोई मुनासिब टिप्स आप मुझे बता दें काइंडली डॉक्टर। श्योर Thank श्योर। you. बहुत देखिए शुक्रिया। नॉर्मली तो हमें जो है ना, पहले तो ये देखना होता है क्या ये बच्चा शुरू में जब पैदा हुआ था, क्या ये नॉर्मल साइज का पैदा हुआ था, क्या ये बच्चे की जो पैदाइश है वो वक्त से पहले तो नहीं थे, प्री टर्म तो नहीं था, क्या पैदाइश के वक्त उसका वजन क्या था, लो बर्थ वेट तो नहीं था। तो वो बच्चे जो लो बर्थ वेट है, पैदाइशी तौर पर अगर उनमें कमी हो खाने पीने की, मदर वीक है, मदर में आयरन डिफिशिएंसी है, तो वो ज़ाहिर है बच्चे छोटे पैदा होते हैं। और फिर प्री टर्म इन बच्चों में तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑटोमेटिकली यू कांट कंपेयर विद नॉर्मल हेल्दी चिल्ड्रन। लेकिन जिस तरह साजिद साहब ने कहा कि जी 4 साल का मेरा जो ग्रैंड सन है, ही इज 15.5, आई एम टोटली एग्री कि 4 साल में अच्छे से अच्छा वजन है 16 किलो, तो 15.5 किलो आई एम नॉट वरिड एट ऑल। तो हमारे इधर जो है कि ये बच्चा कमज़ोर है, मैं कहता हूँ यार कमज़ोर की इधर, ये बच्चा माशाल्लाह एक्टिव है, अलर्ट है, खेल कूद रहा है, तो अगर एक्टिविटी वाइज अच्छा है, हेयरिंग ठीक है, विजन ठीक है, प्ले ग्रुप में ठीक है, तो डोंट फोर्स हिम। देखो जब आप फोर्स करोगे तो पता लगेगा कि जो चम्मच तो खाए 2 निकाले 3, तो ये तो आप लूजर हैं। तो अगर एक बच्चा ठीक जा रहा है तो उनको फोर्स न करें। हाँ, एक चीज जो बहुत जरूरी है हमारे इधर, ये हर बच्चे को खाना नहीं खाता तो बोतलें टिकाई हुई दूध की, तो अगर हम उनको कहते हैं कि जी क्या करते हैं, डॉक्टर भी 4 बोतलें तो पीता, बाकी खाना नहीं खाता,
तो मैं उनको कहता हूँ आप ऐसे करें कि 4 बोतलें आप खुद पी के देखें क्या और आप खा फिर सकते अपने ऊपर तजुर्बा करें आपकी भूख किस तरह है। बिल्कुल। मैं ऑनेस्ट टू कहता हूँ, अगर वो पिए ना कहेंगे जी नहीं डॉक्टर साहब मेरी भूख उड़ गई है। देखिए ना, आप खाने से पहले चाय का 1 कप पी ले, आप खाना आधा नहीं खा सकते बिल्कुल। बिकॉज इट डिस्टर्ब यू। Yes. तो हम उनको कहते हैं कि इन चीज़ों पे ये जो टॉफ़ियाँ हैं, चॉकलेट्स हैं, च्युइंगम है, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा है, कोला, ये क्या है, दे आर लोडेड विद शुगर। बिल्कुल, और empty बॉडी का calories हैं। सिस्टम ये है कि जैसे ही कोई शुगर की चीज़ खाई आपकी एपिटाइट ऑटोमेटिक कम हुई। ये तो नेगेटिव फीडबैक है। तो ये न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं है। तो हमें तो प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, दिस इज मैक्रोन्यूट्रन। माइक्रोन्यूट्रन में आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो ये चीज़ें ये जो बाहर वाले तो नहीं देंगे आपको, उन्होंने तो शुगर दे दी जिससे आपका एक नशा है जो एक दफा मुंह को लग गया, हराम है कोई बच्चा खाने की चीज़ का। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने तो बात की ना कि इनके वेट नहीं बढ़ता, लेकिन बहुत सारे बच्चे को ये जो कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, ये इन्फेक्शन कैच करते हैं, वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से करते हैं। और ये मेल न्यूट्रिशन सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा, बल्कि गलत खाना मिल रहा है, जैसे आपने कहा। एक कॉलर ले लेते हैं फिर इस पे वापस Sure. आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, इनकी आवाज़ मेरा ख्याल है ड्रॉप हो रही है। अच्छा, आप ये बताइए, जो हम कह रहे थे कि मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू गलत किस्म का न्यूट्रिशन, दूध ना पिलाना, माँ का दूध ना पिलाना, उसके बाद इसी तरह का गलत खाना देना, तो एक आइडियल डाइट फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड, इसके ऊपर थोड़ी सी आप बात कर लीजिए। देखें, हम कहते हैं कि अगर माँ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली बच्चा हु विल बी बॉर्न दैट विल बी एब्सोल्युटली ओके। अगर मदर माल नरिश है, उसमें आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, वो खुद स्टार्व कर रही हैं, वो खुद कह रही है कि जी मेरा वजन बढ़ जाएगा और डाइटिंग कर रही हैं, तो उसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट उसके बच्चे को होगा। तो जब बच्चा पैदा होते ही बेचारा एनीमिक है, उसकी हड्डियाँ बेचारे की कमज़ोर हैं, ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ भी स्लो होगी। फिर दूसरा ये है कि ये जो बच्चे हमारे इधर पैदा होते हैं ना, हम कहते हैं कि जी प्लीज़ प्लीज़, जैसे बच्चा पैदा होता है विदिन 30 मिनट उसको माँ के साथ छाती के साथ लगाएं। आजकल तो आपने बड़ा दुनिया में शोर चल रहा है कि जी कैंगरू मदर केयर दें। हमारे इधर माओ के जी क्यों नहीं दूध पिलाए? डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन होया सी, तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम 3 दिन आराम करो। तो मैं कहा जी 3 दिन रात दूध, उन्होंने कहा नहीं ये डब्बा जिसको दे दो। तो देखिए, आपने शुरू से उसको जो गलत बात दी तो वो फिर 3 दिन बाद कहती मैंने क्यों नहीं पिलाया? डॉक्टर साहब मैंने चौथे दिन पिलाया तो ये मुंह नहीं लगा रहा था। क्योंकि ये जब आप बोतल से दूध पिला रहे होते हैं दिस कॉल्ड निपल कंफ्यूजन। बिल्कुल इजी भी होता है निपल है ना, उसमें सुराख हुआ है, जब आप मुंह में डालेंगे उससे टकाटक दूध गिरता रहेगा। बच्चे को एक दफा शुरू से आपने निकम्मा बना दिया, उसको सक करने की आदत नहीं डाली, तो फिर जब उसको फ्री में दूध, फ्री में मुझे कोई पैसे दे मैं काम करूंगा? कभी भी नहीं करूंगा। तो जब वो माँ के दूध पे आ जाता है तो ही हैज टू वर्क हार्ड, उसको तो ताकत चाहिए, तो वो उसको एक आदत शुरू से सक करने की नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी माँ का दूध फारिग। अब देखें, दूध जो माँ का है इट इज अ बेस्ट कंप्लीट न्यूट्रिशन। इट कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन, हर चीज़ है उसमें। दो जिसकी मकदार कम होती है तो हम कहते हैं कि आजकल बच्चे, हम कहते हैं कि जी इनको सप्लीमेंट दें विटामिन डी, क्योंकि अगर मदर डेफिशिएंट है तो बच्चे में भी डेफिशिएंसी होगी। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम कहते हैं कि जी विटामिन डी इनको दें। अगर बच्चा आयरन है तो इनके आयरन के ड्रॉप्स दे दें, और 6 महीने तक प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ माँ का दूध दें। और फिर 6 महीने के बाद फिर आपका देयर कम द कंसेप्ट के कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के 6 महीने के बाद बच्चों को आप दूसरी ग़िज़ाएं दें, लेकिन उसका भी तरीका है। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब अगर हमने डॉक्टर साहब मेरी दादी ने तो मुझे जो है ना 3 महीने 4 महीने में, मैंने कहा देखें दिस इज देयर एक्सपीरियंस, मैं उनके साथ नेगेट नहीं कर सकता। मैं उनको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारा गट होता है वो कंप्लीट जो है ना उसकी ग्रोथ जो होती है वो 6 महीने पे आके कंप्लीट हो जाता है। तो अगर कच्ची सड़क पे, मैंने कहा कच्ची सड़क पे जो जिसको कारपेटिंग नहीं किए उस पे अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा गाड़ी का भी गेड़ा खराब हो जाएगा, रोड भी बैठ जाएगा, बार वो भी हो जाएगा। ठीक है। तो जब तक वो रास्ते पे एक दफा कारपेटिंग 6 महीने पे आ गई तो रिस्क ऑफ एलर्जी कम है, इन्फेक्शन कम है, ग्रोथ अच्छी होगी। तो इन चीजों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इश्तियाक इब्राहिम सद के दिल से अलफ उठाता हूँ सिद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से खुलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बेहसियत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बेहसियत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सूबा खैबर पख्तूनख्वा मैं अपने फ़राइज़ व काराए मनसबी
मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी, ईमानदारी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा कि मैं आला अदालती कौंसिल के जारी करदा कि मैं आला अदालती कौंसिल के जारी करदा ज़वाबित ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूंगा की पाबंदी करूंगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को कि मैं अपने ज़ाती मफाद को सरकारी काम अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत बिला खौफ और रियायत बिला रग़बत व अनात बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन। थैंक यू। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने बताया चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने अहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने नामुंतखब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हलफ लिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 15 अप्रैल को कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाया था। गुज़श्ता रोज सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इश्तियाक इब्राहिम की मुस्तकिल चीफ जस्टिस की मंजूरी दी थी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने बताया चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने अहदे का हलफ उठा लिया है। और ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। हो सकता है कि क्या 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 एक से दोबारा हो सकते हैं। फिर हो गए थे वो। एज बता दें बच्चे की। एज 9 मंथ है लगभग, होने वाला 9 मंथ। 9 मंथ। और कब हुए थे ये तकरीबन 6 दिन पहले। दोबारा तो नहीं हुए। अभी मैं किस चीज का एहतियात करूं? किस चीज़ का एहतियात करना चाहिए? 9 महीने का बच्चा है, 6 दिन पहले बुखार के साथ फिट्स हुए थे। अभी ले रहा है दवाइयाँ? जी अभी तो ले रहे हैं। असल में उसको ना वो खसरा है वो भी निकल गया था। खसरा। हाँ तो देखिए ना, ठीक। मैं इनको यही कहता कि जी। जो भी बुखार होगा तो 1 to 3% बच्चों को ये दौरे पड़ना शुरू होते हैं। तो फिर ये है कि ये यूजुअली 6 महीने से लेके 6 साल तक पढ़ते हैं। Thank you जी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाएगा तो ये ठीक होते चले जाते हैं। आपका काम ये है कि आइंदा जब भी बुखार हो इनके कपड़े कम कर दें, बच्चे को जो कि ऐसी एटमॉस्फेयर में रहे जहाँ एयर फ्लो हो ताकि हवा इसको लगती रहे। बच्चों को पैनाडॉल या पैरासीटामोल हर 6 घंटे के बाद देते रहें। अगर 6 घंटे से पहले हो जाता है तो इब्यूब्रूफिन दें, ज़्यादा होता है तो आप नहला दें, नहलाने के बाद उसके बाद फिर उसको कवर कर दें। लेकिन यह है कि जो पहला जो दौरा होता है उसमें डॉक्टर का देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये कोई गर्दन तोड़ बुखार तो नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे को 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो गया फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। तो फिर वो जिस तरह आपने बताया कि आपके बच्चे को खसरा हो गया, ज़ाहिरी खसरे में भी जब आपका पूरा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो वेरियस मीडिएटर्स निकलते हैं, उनकी वजह से बुखार चढ़ता है। तो लेकिन ये है कि जो खसरा जिस तरह हमने बताया कि उसमें विटामिन ए देना, देखना कि उसकी वजह से कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नमोनिया तो नहीं है, डायरिया तो नहीं, उसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इन दौरों की वजह से घबराएं ना, ठीक है। और ये आस्ते आस्ते ठीक होते चले जाएंगे। जिस तरह मैंने कहा है, अगर दौरा होता भी है तो साइड पे लेटा दें, सर को ऊंचा रखें, मुंह में कोई चीज़ ठोंसने की ज़रूरत नहीं है, पैरासीटामोल अल्टरनेट विद ब्रूफिन और नहला दें, दैट्स ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए कि आजकल क्योंकि बारिशों का मौसम है और जैसे अपने कहा बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा पानी की सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते और इधर रेडियो से इधर उधर से हर तरफ से मिलावट वाला जब पीते हैं खाना या पानी तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर गैस्ट्रोएंटराइटिस या डायरिया का मसला होता है, पेचिश लग जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं कि मज़ीद पानी और खाना बंद कर देते हैं उनका, बजाय इसके कि उनकी डिहाइड्रेशन को फिक्स करें। तो ये जो डिहाइड्रेशन के साइंस होते हैं बच्चों के अंदर और कितना ज़रूरी है कि उनको ORS पिला के उनको रिहाइड्रेट करना है, इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिए। ऑफ कोर्स देखें, डायरिया जो है ना, इसकी वजह जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, एक तो पानी की कमी। तो ये सिर्फ जो पानी की कमी नहीं है, उसके अंदर नमकियात की भी कमी ज़्यादा हो जाती है। जब नमकियात की कमी होगी, डायरिया होगा, ऑटोमेटिकली जो आपका जो बॉडी का जो GI सिस्टम है वो चीज़ों को इस तरह एब्जॉर्प्शन नहीं करता।
तो अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आपके सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल नहीं होंगे तो एक तो आप में माल न्यूट्रिशन के चांसेस ज़्यादा हो गए अगर डायरिया लंबा हो गया। लेकिन जो अक्यूट स्टेज में पानी की कमी, उसको एड्रेस करना सबसे बड़ा ज़रूरी है। तो अगर हल्की सी कमी है तो फिर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, रोना ज़्यादा शुरू कर देगा, और पानी दें तो वो गड़ागड़ जल्दी पीना शुरू कर देगा। और अगर फिर डायरिया कुछ ज़्यादा हो गया तो फिर वो बच्चा थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है, और ज़्यादा हो गया तो फिर वो बच्चा बिल्कुल ही ड्राउजी हो जाता है। अगर छोटा बच्चा है जिसका तालू अभी नहीं तो उसका बंद वो है सिंक तो वो खुल जाता है, नीचे बैठ जाता है, आंखें अंदर दस जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि यार देखो आंखों से पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पानी आ रहा है तो इसका मतलब यार कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आंखें अंदर दस रही हैं, आंखें ड्राई हो रही हैं, ज़ुबान को देखें, अगर वो ज़ुबान ड्राई हो रही है तो ये तो ठीक अलामत नहीं है, इसका मतलब इसमें पानी की काफ़ी कमी है। तो द बेस्ट थिंग कि इसको हम कहेंगे ओरल नमकोल। अब जो बच्चे होते हैं छोटे, हम कहते हैं कि जी आप इनको लो ऑस्मोलर ORS दें। जो पहले वाला ORS है वो उसकी जो ऑस्मोलिटी है वो मोर देन 300 से ज़्यादा है। अच्छा। उस वक्त जो ORS बना था ये वेल बैक इन 70s में, वो उन बच्चों को जिनको कॉलरा होती थी उनको देते थे। अच्छा, तो उसमें आपका क्या सोडियम एंड आइडियल है? क्लोराइड बहुत ज़्यादा लॉस तो होता आपका है। आइडियल ORS अब क्या जो है? है कि लो ऑस्मोलर ORS, उसमें आपकी सोडियम कंटेंट भी कम है, पोटेशियम पैकेट वाला ही देना है, घर में नहीं बना पैकेट वाला सकते? भी ठीक है, घर में भी आप बना सकते और हैं। घर में जरा मिकदार बता दें कैसे? घर में देखिए पैकेट वाला जो लो ऑस्मोलर ORS था उसका एक पैकेट हम 2 गिलास पानी में ठीक है। बनाते हैं। 2 गिलास में मिला के हम एज स्पेसिफिक करते हैं कि जी अगर बच्चा 10 किलो का है तो आप इसको कम से कम 2 से 3 आउंस जो है ना हर पखाने के बाद दें। ठीक है। लेकिन उसकी ट्रिक है कि 1 चम्मच दें और फिर 2 मिनट से 3 मिनट इंतजार करें, क्योंकि अब टमी अपसेट है। अगर आप जितना जल्दी तो देंगे उल्टी कर दें। वो एब्जॉर्ब नहीं होगा या ही विल वॉमिट इट आउट। तो अगर वो एक चम्मच दें फिर 2-3 मिनट इंतजार करें ठीक है। तो उससे ये है कि आपकी हाइड्रेशन बेहतर हो जाती है। ठीक है। हाँ एक चीज़ है, अगर एक बच्चे को इतनी वॉमिटिंग हो रही है वो 1 चम्मच भी नहीं ले रहा, पेट फूल रहा है, पेशाब कम हो गया, इसका मतलब कि ये ठीक अलामत नहीं है। ठीक यू हैव टू विजिट द डॉक्टर। अब फिर वो हो उनको सकता है कि फिर हमें intervention, उसको ड्रिप लगाने की जरूरत पड़े। जी, अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अफशीन मदीन बात कर रही हूँ काटा से। जी, पूछिए अफशीन, क्या पूछेंगी आप डॉक्टर साहब से? मेरा डॉक्टर से सवाल है कि मेरी वो 3 साल की उसकी फ्रूट वगैरह खाती है तो वो ठीक रहती है, लेकिन अब उसकी रोटी खा लेती है तो उससे हजम नहीं होती। क्या एज क्या है बच्चे की? 3 साल। 3 साल? ये 3 साल है उसकी का वजन जो है वो 7। अच्छा, इनकी आवाज नहीं आ रही लेकिन समथिंग लाइक मेरा सीलियक ख्याल डिजीज टाइप ये लग रही 3 है। साल की बच्ची है, कह और रही हूँ, उनका वजन हाँ 7 किलो बताया है। तो वैसे वही लग रहा है ना, वो बिल्कुल तो मेरा वो ख्याल है अगर 3 साल की बच्ची 7 किलो वजन है तो ये तो बहुत कम वजन जी, है। और वो कह रही है कि जैसे जितना ही वो वजन खाती है। कम होगा तो आप जो है ना, कमजोर बंदे को हर बंदा दबोचता है। तो अगर बंदा हैवी होगा तो उसको जाने से पहले 10 दफा सोचेगा कि यार ये जाऊँगा ये मुझे ही ना जाना पंच कर दे। तो जितनी माल न्यूट्रिशन होगी, इम्यून सिस्टम वीक होगा, उतना इन्फेक्शन शुक्रिया ज़्यादा जी। होगा। तो उसको प्लीज़ आप अपने जो लेवल पे आपके देखें फाटा में, देखें अल्लाह ने हमारे मुल्क में क्या नहीं दिया, हमें चावल भी है, गंदम भी है, राइस भी है। देखिए ये जो हमारे स्टेपल फूड है जो हमारे मुल्क में अवेलेबल, वो बच्चों को खिलाएं। हाँ उसमें थोड़ा सा घी डालें। लेकिन डॉक्टर साहब इन्होंने कहा है कि उनको गेहूं से वो हो जाता है कि जैसे ही गेहूं खाती हूँ, मतलब आई थिंक शी हैज फूड इंटॉलरेंस टुवर्ड्स इट, अच्छा, हो सीलियक सकता है कि इनको सीलियक celiac ना हो। हाँ। है, तो उनको आप सीलियक के इन्वेस्टिगेशन हाँ, वो बता दें। सीलियक के लिए ये है कि अगर एक बच्चा है जो उसको 9 महीने से लेके 18 माह में उनके सिम्टम डेवलप होते हैं, अगर वो किसी गंदम की चीज़ों से एलर्जी है तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, हाइट भी नहीं बढ़ेगी, वजन कम होता चला जाएगा, पेट आगे की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, रंगत पीली हो जाएगी, पीलापन आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। इनकी अगर बटक देखें उसके ऊपर से फैट खत्म हो जाएगा। इस तरह का यार ये तो बहुत ही कमज़ोर बच्चा। हाँ उनके लिए एक हम टेस्ट करते हैं कि जी देखें साथ साथ इनको जो है ना शुगर से इंटॉलरेंस तो नहीं है जी। उसके लिए हमने स्टूल चेक किया, पीएच देखिया, रिड्यूसिंग स्ट्रेस करनी और गंदम की एलर्जी के लिए आपको तो बड़े सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं, एंटी टिश्यू ट्रांस के लिए हमने टेस्ट हैं, एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज़ हैं, IgA, तो उसको हम चेक करते हैं। अगर उसमें कहीं भी हमें शक लग जाए तो फिर उसकी एक लेवल होती है खास। अगर 10 गुना से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि नहीं यार अब इसको फर्दर कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 10 गुना से कम आ जाता है तो फिर हम कहते हैं यार ये ग्रे एरिया है, तो प्लीज़ गो फॉर ड्यूडिनल बायोप्सी।
तो बायोप्सी से फिर वो कंफर्म होता है कि आंतों के ऊपर जो है वो कितना ख़राब है, उसमें क्या है, तो उसकी फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती हैं। ऐसी डाइट दें जिसके फिर अंदर उसमें हम गेहूं और कहते हैं गेहूं वो के चीज़ें आइटम्स ना जिसमें हो। गंदम हो, एक कतरा भी, वो समझो इस बच्चों के लिए हम कहते हैं उनको जहर है। बिल्कुल। हम जहर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आगे चल के देखें फिर इन बच्चों का कद नहीं बढ़ेगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, खून की कमी हो जाएगी, पढ़ने लिखने में इतने इंटेलिजेंट नहीं होगी, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इनको हो सकते हैं, एनीमिया की वजह से प्रोडक्टिबिलिटी नहीं होगी, किन बच्चों के दिल की धड़कन तेज हो, सोच के कई प्रॉब्लम हो सकते बिल्कुल, हैं। आपने बिल्कुल ही एक ग्लूटेन फ्री डाइट उनको देनी है। जी, अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम मैं सलाम। में बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, मैम पूछिए। मुझे बस ये पूछना था कि मेरी बेटी है 2 साल 8 महीने की, जी, और जब ये पैदा हुई थी तो बार बार से मुझे क्लेफ्ट पैलेट का इशू था, गट था उसमें ना, जो कि 2 साल की एज में हमने ऑपरेशन करवा दिया था। 12 महीने की जब थी तो उसका ऑपरेशन हो गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे 16 मंथ के बाद से जस्ट एक लफ्ज बोलती है मम्मा क्लियर, और अभी तक प्रॉपर जो है कन्वर्सेशन नहीं स्टार्ट हुई। जैसे अपने भाई का नाम भी लेने की कोशिश करती है तो हाफ बोलती है, अपने बाबा का भी नाम क्लियर बोल देती है, लेकिन उसके अलावा कोई अब एज, वर्ड नहीं बोलती। अभी एज क्या है? 2 साल 8 महीने। 2 साल 8 महीने। ठीक है जी, आप आंसर सुनिए। अच्छा देखें, ये जो क्लेफ्ट पैलेट होती है उसमें आपको होता है कि देयर इज अ होल इन द बैक ऑफ योर पैलेट। देखिए इस पैलेट का काम होता है आपके नाक को और आपका जो ओरोफैरिंक्स ओरल सेपरेट करना, ताकि जब आप बोल रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं इट प्रोड्यूस अ सील। तो जहाँ सील नहीं होगी, एयर लीक होगा तो प्रॉब्लम, तो इनमें किन बच्चों को फोनेशन का प्रॉब्लम होता है वो बताइए, नाक से बोल रहा है, किन बच्चों को जगह ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं, किन की स्पीड डिले हो जाती है। लेकिन ये है कि यूजुअली हम कहते हैं कि जी 12 से 14 माह में बच्चों को ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द टाइम जब उनकी स्पीड डेवलप हो रही होती। जितना हम लेट करेंगे स्पीड डिले हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है, स्पीड डिले के और काजेज भी। हम पूछेंगे क्या दूसरे बच्चों ने सही वक्त पे बोलना शुरू किया था, किसी और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या ये बच्चा ज़्यादा टीवी तो नहीं देखता, क्या ये बच्चा मोबाइल तो नहीं देखता, क्या ये, अगर जितना देखें जहाँ पर बच्चा जाएगा जिस जगह पे तो वो उधर का उसी रोल में जाएगा। अब देखिए हमने आजकल आर्टिज्म का दौर है, कितने बच्चे आर्टिज्म है, वो सारा दिन मोबाइल पे लगे, उनको मोबाइल से हटे तो गुस्सा कर जाते हैं अपनी तरीके, कितना भी बुलाओ दे डोंट रिस्पॉन्ड। देखिए मैं अगर आपकी बात सुनूंगा नहीं, हाउ कैन आई आंसर यू? तो वो उन बच्चे जब हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब ये सो इंटेलिजेंट, आप क्या कहते हैं, ये तो इतनी पोएमें बोलता है, इतने गाने गाता है। मैंने कहाँ से? कहता मोबाइल से। मैंने कहा आपने क्या, हमारी गलती समझा ही नहीं है। तो हम कहते हैं जो नेचुरल लर्निंग है दैट इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, अगर स्पीड डिले है तो फिर हम देखते हैं कि यार जिसे इन्होंने बताया कि हमारे बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, इसका मतलब उसकी सुनने की कुव्वत ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जी हेयरिंग चेक कराएं कि हार्ड ऑफ हेयरिंग तो नहीं है, क्या उसकी जो हेयरिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। फिर आप ये कि जिन बच्चों को क्लेफ्ट पैलेट होती है वो बच्चे कुछ थोड़ा सा लेट बोलते हैं, तो उसमें फिर पैलेटल एक्सरसाइजेस होती हैं, तो वो हम चाहते हैं कि जी फिजियोथेरापिस्ट को दिखाएं, वो आपको पैलेटल एक्सरसाइजेस दिखाएंगे ताकि आपकी सील बेहतर हो। फिर इसको आपने एक एक चीज को बार बार रिपीट कराना है, लेकिन इट्स योर जॉब। स्पीच थेरापिस्ट ने आपको एक सेशन देके उसने तो पैसे ले लिए, लेकिन फिर उसको आपने घर में, घर भी तो साढ़े को काम ही नहीं, डॉक्टर टाइम ही नहीं कोई। तो देखिए जब हम अपने बच्चों में टाइम नहीं लगाएंगे और हम सोचेंगे जी ये मेरा ट्यूशन वाला इसको नंबर 1 लेके आया, तो दैट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। बिल्कुल, तो स्पीच थेरेपिस्ट से सिर्फ सीखना है और फिर इम्प्लीमेंट आपने करना है। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं विशाल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी पूछिए। जी सर से बात करनी है। जी जी पूछिए सवाल उनसे। जी मेरा बेटा है तकरीबन 3 साल का है जी। वो 5 मंथ तक तो बिल्कुल ठीक था। जब वो 5 मंथ का हुआ तो एकदम से उसको फिट्स हुए हैं, हम हॉस्पिटल लेके पहले उसको पता नहीं चला, वजह से फिट्स होते हैं। मतलब इसके फिट्स जैसे नॉर्मल बच्चों को फिट्स होते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं या कुछ मिनट्स के लिए होते हैं, रुक जाते हैं। इसको तकरीबन 50 मिनट्स के लिए फिट्स हुए थे लगातार। और ये कब हुए थे? ये 5 मंथ की एज थी उसके तब। ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको सीधे हॉस्पिटल में था, ये उन्होंने फिर रेफर कर दिया, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था पिंज में। वहाँ पे डायग्नोसिस हुई है तो उसमें ये आया है इसको ये टॉर्च इन्फेक्शन। कौन सा फिर से रिपीट करेंगे? टॉर्च। अच्छा टॉर्च कह रहे हैं, ठीक है जी टॉर्च ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसके बाद हमने इसका बहुत ट्रीटमेंट किया। अब जो पैरालाइज है पहले से तो बेहतर है, लेकिन पैरालाइज ही है और मतलब कोई वो रिस्पॉन्स वगैरह ऐसे ऐसा देता नहीं, जैसे
बच्चे का। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ पूछेंगे आप इनसे मजीद कुछ? मेरा ख्याल है देखिए जो आपके जो बच्चे के जो ये दौरे हैं दे आर रिलेटेड कि उनको दिमाग पे नुकसान पहुंचाए। जिस तरह आपने खुद बताया कि जी उनको टॉर्च इन्फेक्शन था। टॉर्च जो है ना ये बेसिकली कोई एक बीमारी नहीं है, ये 5-6 बीमारियों को मिल के उसको नाम दिया है। TO से होता है कि जी ये अदर कोई है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, साइटोमेगालो वायरस है, रोबेला है, ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स। हर वायरस का डिफरेंट के जिस्म के डिफरेंट हिस्से पे अटैक होता है। जैसे CMV है या टॉक्सोप्लाज्म, CMV वाले का बच्चा सर छोटा रह जाता है, दिमाग में उनके अंदर जो है ना कैल्शियम के ज़रात या कैल्सिफिकेशन हो जाती हैं। टॉक्सो वाला बच्चा उनका सर बड़ा होता है, किन किन बच्चों को जिगर तली बढ़ जाता है, किन बच्चों को दिल के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जो दिमाग में जो डैमेज होता है ना, फिर उनकी कॉग्निशन इम्पेयर्ड हो जाती है, फिर वो बेचारे उनका समझना, अंडरस्टैंड करना, बोलना, हर चीज़ लेट हो जाती है। किन किन बच्चों को इतने दौरे पड़ते हैं, जिस तरह आपने बताया कि जी मेरे बच्चे को 50 मिनट का दौरा तो बहुत ही ख़तरनाक बात है ना। इसको हम कहते हैं कि जी स्टेटस एपिलेप्टिकस। नॉर्मली अगर दौरा 20 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि यार इसने तो इनके ब्रेन को बहुत डैमेज कर दिया। तो अगर आप फिट्स को जितना जल्दी कंट्रोल करेंगे और उसके बाद नहीं होने देंगे, कितनी अच्छी दवाइयाँ दे रहे हैं, किस तरह उसका EEG करवाया है, आपने MRI ब्रेन करवाया है, तो हम देखते हैं क्या इसकी ब्रेन की कॉन्फ़िगरेशन बनी भी है कि नहीं बनी, क्या ब्रेन में किसी खास जगह पे कोई डैमेज तो नहीं हुआ, कोई नेक्रोसिस तो नहीं हुई, कोई ग्लाइसिस तो नहीं हुआ, कोई ब्लीड तो नहीं हुआ, कोई कैल्सी। तो वो सारी चीज़ें MRI पे देख के, EEG पे देख के फिर हम बता सकते हैं कि इसके प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेटिंग बेटर कितने। लेकिन जितना अच्छा आप कम करोगी, फिजियोथेरापी है, हर साल इन बच्चों की आंखों और कान का मुआयना होना चाहिए, क्या ये सुनते हैं, देखते हैं। फिजियोथेरापी देखिए, फिजियोथेरापी में हम कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमें तो 6 महीने में फिजियोथेरापी कख नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो देखें ये इस तरह नहीं होता। एक बच्चे की गर्दन संभालने के लिए उसका अपना इम्यून सिस्टम कितना है। कुछ बच्चे 2 से 3 महीने में फिजियोथेरापी से गर्दन संभाले, लेकिन उनको 8-8 महीने लग जाते हैं। देखिए गर्दन संभालेगा तो बैठेगा, डॉक्टर साहब इसको मैं खड़ा करती है, टांगों पे बड़ा वजन डालता है। तो हम कहते हैं देखिए जी ये तो नहीं होता ना कि जो एक पे आपने सीढ़ी का पहला पे चढ़ा है, नहीं आप कह रहे नहीं मैं टॉप पे पहुंच जाऊं, तो ये तो नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ जी ये जो पैर जमा रहा है, ये बॉडी स्टिफ हो गई है इनकी, इसलिए जमा रहा है। तो मैंने कहा जब एक बंदा गर्दन नहीं संभालेगा तो बैठ नहीं सकता, जब बैठेगा नहीं वो खड़ा नहीं हो सकता। तो कंटिन्यूअस आपको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और फिर अपना एफर्ट भी डालना है। कॉलर की जाने बढ़ते हैं जी। हमारे साथ कौन है और कहां से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी बताइए, पूछेंगे आप सवाल और बताइए कहां से बोल रही हैं? मैं खुशाब से बोल रही हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है 6 साल का जी। उसको मायोसीनिया ग्रेविस प्रॉब्लम के लिए रोड आउट सारा करवाया था, उसके टेस्ट सारे हुए हैं, EMG भी हुआ उसका मायोसीनिया ग्रेविस के लिए। एक उन्होंने एसिड रिसेप्टर टेस्ट करवाया, टेस्ट सारे नॉर्मल है, कुछ भी इसमें नहीं आया। लेकिन उसका आई सोर्सिस प्रॉब्लम अभी तक सेटल नहीं होगा, ड्रॉप हो जाती है, तो उसकी मसल की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, अभी तक कोई तरह का वो नहीं है। एज बता दें। एज 6 साल। 6 साल है। अच्छा, मैं जो इन्होंने जो बताया है कि जी इसको उन्होंने कहा है कि जी मायसीनिया ग्रेविस है, लेकिन ये खुद बता रही हैं कि जो उनके टेस्ट हैं वो उसके साथ टैली नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अगर टेस्ट उसके साथ टैली नहीं कर रहे हैं तो फिर ये इसका मतलब कि ये मायसीनिया ग्रेविस नहीं है, हो सकता है कोई और मायोपैथी ना हो। देखिए अगर आप उसको जो है ना ड्रग्स दे रही हैं जो कि मायसीनिया ग्रेविस में पैराडॉक्सिमीन है, ठीक है, वो ड्रग्स देने से, तो अगर वो ड्रग दे रही हैं तो रेस्पॉन्स तो अच्छा आना चाहिए। पर जिस तरह आपने बताया कि जी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा और टेस्ट भी ठीक नहीं, इसका मतलब कि आपकी डायग्नोसिस ठीक नहीं है। ये जो ड्रूपी आईलिड होती है ये सिर्फ मायसीनिया ग्रेविस में नहीं होती हैं। देखिए आपका बच्चे को थायराइड टॉक्सिकोसिस तो भी ड्रूप करेगा, एक बच्चे को मायोपैथी है तो भी ड्रूप करेगा, अगर एक बच्चे को डिस्ट्रॉफी है तो ड्रूप करेगा, एक बच्चे को रेट्रोबल्बर प्रॉब्लम है तो ड्रूप। सो ड्रूपिंग के कई वजूहात हैं। तो जब तक आप पिन पॉइंट नहीं करेंगे कि इसको ड्रूप की वजह क्या है और उस चीज़ को अगर आपने क्लेरिफाई नहीं किया या उसको ठीक नहीं किया तो फिर ड्रूपिंग तो रहेगी। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पैदाइशी आईलिड के पट्टे वीक होते हैं, उनकी वैसे ही ड्रूपिंग इस तरह रहती है। तो मेरा ख्याल है जब तक आप उसको 100% देखेंगे नहीं, सही तरीके से इसकी तशखीस नहीं करेंगे,
तो फिर इस तरह की दवाइयाँ तो कोई फ़ायदेमंद अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे पास सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आया आपके लिए कि आइडियल प्लेट बता दें बच्चों के लिए, वो जो आप सुना है बताते हैं पोर्शंस के साथ, कि वो आइडियल डाइट में एक बच्चे की प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, उसके टिफिन में क्या क्या होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड माई प्लेट कंसेप्ट। ठीक ठीक है, है। देखिए माई प्लेट कंसेप्ट आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो ओबीस होते हैं। ठीक। देखिए ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो जंक खा रहा है, शुगरी आइटम ज़्यादा खा रहा है, तो ये माशाल्लाह हेल्दी हो गया है, तो जी डॉक्टर साहब चल रहा है तो 2 कदम दे के बह जाता है। सांस तो फूल मैं कहती जाती वजन तो वड्डा है कि डॉक्टर साहब यही तो प्रॉब्लम है, वजन तो वड्डा है लेकिन बहुत कमज़ोर है, उत्थे ही बैठा रहता है। कि और क्या करते हैं जी, सारा दिन मोबाइल। तो एक तो वो खाना ज़्यादा खा रहा है, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी निल, तीसरा मोबाइल। तो जब आपकी बॉडी को हिलाएंगे नहीं तो वो तो कमज़ोर होती चली जाएगी। तो हम कहते हैं जी इसको मैक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट का मतलब है कि इसको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, को प्रोटीन भी चाहिए, इसको लिपिड भी चाहिए, एंड फोर्थ इज द माइक्रोन्यूट्रेंट्स। अब हम कहते हैं जी अगर आपने इसको देना है तो इसको आपने प्लेट दें, एक प्लेट के 4 पोर्शन कर लें, एक पोर्शन में आपको कोई ना कोई फल ज़रूर दें। ठीक। अब देखें अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में हर किस्म का फल है, तो कोई ना कोई फल उसको दें। साथ में जो दूसरा पोर्शन है हम कहते हैं इसको वेजिटेबल। डॉक्टर साहब सब्जियां, डॉक्टर साहब आप मजाक करें, मैं क्यों, डॉक्टर साहब सब्जियां तो हाथ नहीं लांदा है। मैं कहा यार जैसे कि ये ट्रेनिंग आपकी ठीक नहीं है ना, यू शुड बी ब्लेम्ड फॉर दिस। मैंने कहा हमारा पोता था 6-7 माह में, हमने उसको उस वक्त तोरी और ये खिला, तोरी खाता है वो। मैं कहा क्यों, हमारे तो बच्चे दूर गए, ये क्या लेके चलो। तो देखिए ट्रेनिंग तो स्टार्ट फ्रॉम होम। तो एक बच्चे को घर में से अगर आप ट्रेन करें, शुरू से सब्जियों की प्यूरीज बना के दें, उसको आप फलों की प्यूरीज बना, देखो किस तरह नहीं खाता। 8 महीने का बच्चा हो गया, फिर उसको थोड़ा सा अंडा दें, फिर 8-9 महीने का हो गया, फिर उसको आप मैश पोटैटो दें, चिकन दें, फिश दें। तो ये देखिए जब तक आप उसको प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये चारों चीज़ें नहीं होंगे। मैं उनको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या कभी घर बनते हुए देखा है, कहती हाँ। मैंने क्या घर में सिर्फ ईंटें लगाने से घर मजबूत बनेगा, कहती नहीं। मैंने क्या ईंटें लगाने के लिए आपको पहले बेस बनाना चाहिए। बेस कितना, आपकी मदर फीड से बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपने ईंटें रखनी है। क्या ईंट रख के आप घर बैठ जाएंगे, ईंट गिर नहीं जाएगी हवा से, कहती ये। तो मैंने कहा उसको पक्का करने के लिए क्या चाहिए, कहती सीमेंट चाहिए। मैंने कहा अगर सिर्फ सीमेंट लगाएंगे ठीक होगा, कहता नहीं। मैंने कहा फिर इसमें रेत लगाऊंगी, फिर इसमें जना तराई करूंगी, पानी दूंगी, फिर मजबूती आएगी ना। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल नहीं खाऊंगा, किसी एक जब होगी तो मेरी बिल्डिंग अच्छी होगी, किसी वक्त भी मैं गिर जाऊंगा। तो हमारा सिस्टम भी यही है कि हमें हर चीज़ चाहिए। तो जब तक हम बैलेंस डाइट, जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट, वो नहीं करेंगे तो टोटली फेलियर। तो 1 चम्मच ऑयल डालें, 1/4 चम्मच सब्जियां दें, 1/4 चम्मच फल दें, 1/4 चम्मच आप अनाज दें, चाहे उसमें रोटी हो, चावल हो, मकई हो, ये हो, और 1/4 आप कोई भी जो है ना अपना प्रोटीन दे दें, चाहे से अंडा हो। जबरदस्त हो गया। अब एक आखिरी कॉलर की तरफ पढ़ते हैं जी। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं मोहम्मद हाशिम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी हाशिम साहब, क्या पूछेंगे आप? जी मेरा मेरा बेटा अब्दुल कादिर, उसकी एज है 4 साल से ऊपर है, 2-3 माह जो है ना। जी। तो उसकी लुगनत में बोलने में थोड़ा सा जो है ना कि उसका है, मतलब कि अभी तकरीबन 60-70% उसकी कोई लुगत बेहतर हुई है जो बोलने की। और मजीद अभी अब स्कूल को दाखिल करवाना, तो कोई ऐसी चीज हो ताकि उसके बोलने का जो है ना कि वो जबानी से अपने सारे अल्फाज जो है, तो उस पर जो जैसे स्पीक थेरेपी कहते हैं कि कुछ तरह का कोई मशवरा डॉक्टर साहब दे रहे हैं, या कोई ऐसा कोई सिरप वगैरह जिससे उसकी डाइट तो माशाल्लाह उसकी अच्छी है, सेहत भी ठीक है, लेकिन उसका जो है कि अपना लोकल मसला है, बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बोल नहीं सकता ना। ठीक है, तो इस सिलसिले में जो है। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इस वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। ये बड़े लोग हमारे पास आते हैं जी, जब बच्चा बोलता है लेकिन ठीक नहीं बोलता है। देखिए एक तो ये कि बीइंग अ पीडियाट्रिशियन इज माय ड्यूटी कि मैं इसको पूरी तरह एग्जामिन करूं। क्या जिस तरह इन्होंने कहा कि जी मेरा बच्चा ठीक है, सुनता भी ठीक है, और उसके बाद उसकी विजन भी ठीक है, माशाल्लाह उसने चलना फिरना माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है, हम तो चाहते हैं स्कूल भी चला जाए, फाइन। तो हम उसको मुंह में ओरल कैविटी में देखते हैं कोई क्लैप पैलेट तो नहीं है, कोई ज़्यादा लंबा पीस टंग टाई का तो नहीं है। अगर हम समझते हैं कि जी लोकली ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या ये बच्चा तेज़ तो नहीं बोलता। अब आजकल हमारे बच्चे ये है कि ये जो मोबाइल वो उसमें इतना तेज़ बोलते हैं, हम उनको कहते हैं कि जी लेट देम टू स्पीक इन स्मॉलर सेंटेंसेस। मामा मुझे खाना दो, मामा मुझे खाना दो। तो जितना आप तेज बोलेंगे तो आपकी आर्टिकुलेशन पे हम कहते हैं कि जी इसको
आईने के सामने बिठाओ और उसको कहो बेटा पोएम पढ़ो, और इस तरह पढ़ो ताकि आपको समझ आए कि आपने बोला है कि नहीं बोला है। तो जितना वो आस्ते बोलेगा, स्लो सेंटेंसेस से बोलेगा, तो ऑटोमेटिकली उसमें आपके स्लरिंग के चांसेस कम है। ठीक है, मैं जितना तेजी से बोलूँगा ऑटोमेटिकली कहीं तो कि मैं जंबल करूँगा, मैं रुक जाऊँगा और फिर रीस्टार्ट करूँगा। तो ये देखें, इसमें इनको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी अच्छी ये प्रैक्टिस करेंगे, स्पीच थेरापिस्ट को इसलिए हम दिखाते हैं, कुछ बच्चों को जो है ना आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, कोई 1 या 2 वर्ड ऐसे होते हैं जिनको वो सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं कि जी इसका ये बच्चे का ये और ये वर्ड में प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, ये जहाँ भी जो भी वर्ड आएगा, जहाँ भी ये लफ्ज़ आएगा तो ये आर्टिकुलेट करेगा। तो उसको बता दें कि इसको शी वाले लफ्ज़ पे आपने इसको प्रैक्टिस करानी है। वो मेरा ख्याल है 3-6 महीने अगर माँ काम करती है, बच्चे को खुद पढ़ाती है, सिर्फ समझाती है, स्लो बोलें, कोहेरेंट बोलेंगे, तो ये सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ड्रग्स का कोई रोल नहीं है। अगर ड्रग्स से स्पीड ठीक हो तो हर बंदे का हाथ में बोतल पड़ी हो और वो इस तरह तोते की तरह बोलना शुरू करे, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, आपने बोला माँ दूध भी पिलाए, माँ खाना भी बनाए, उसको अच्छी न्यूट्रिशन भी दे, उससे बात भी करे स्पीच थेरेपी के। थोड़ा सा बाप के रोल में आए कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है और वो बच्चों को बाहर ले जाके फिजिकल एक्टिविटी में कितना मुलव्वस हो, ताकि बच्चों की फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ दोनों एक्सरसाइज इनकलकेट हो इस रूटीन में। देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की है ना। देखिए, जब अगर शाम को आते हैं, जैसे मैं सच्ची बताऊं, मेरा जो पोता है ना, जब हम जाते हैं ना, वो जब भी देखता है कि दादू बाबा लेट्स गो आउट, उसको पता है ना। दूसरा ये है कि जो बंदा उनके साथ टाइम स्पेंड, मैं कहूँ ओ यार मैं बिजी हूँ, ये मोबाइल यार बैठ जा, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, वी कांट मेक मॉम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मैं कहता हूँ जो माँ का रोल है ना, हमारा रोल तो साला 20% भी नहीं है। मैंने कहा सुबह सवेरे कौन उठती है? माँ उठती है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों को उठाती है, फिर उसको नहलाती है, फिर उसके कपड़े इस्त्री करती है, फिर नाश्ता देती है, फिर साहब तैयार होता है, उसके लिए नाश्ता बनता है, फिर साहब चला जाता है, फिर वो बेचारी सारे घर को देखती है कि मैंने सफाई करवानी है, फिर वो उसके कपड़े धुलवाती है, फिर इस्त्री करती है, फिर उसको पता है साहब आने वाला है, खाना बनाना है, बच्चे आते हैं। तो मैं कहता हूँ 80% तो हम तो कमा के कहते हैं ये पैसे लो। अगर इस तरह होता तो फिर तो काम ईजी है। तो हमारा भी काम है। देखिए, मेरी जो वाइफ थी वो शी यूज टू टीच द चिल्ड्रन। हम शाम को जाते थे, वो मुझे बता दी कि यार इस एरिया में ये वीक है तो इसको इधर कंसंट्रेट करो। देन इट वाज माय ड्यूटी, मैं उसको कंसंट्रेट कर, ये आज इसका ये दोस्त था ना, ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता, इस पर नज़र रखो। तो वो देखिए, वो बताती हैं, लेकिन उसको अमली जमा तो मैंने पहनाना है, वो उसके दोस्तों के पास तो नहीं जा सकती। मेरा काम है उधर जाना। भाई तुम्हारे दोस्त कौन से, मुझे बताओ, आओ यार तुमसे वॉक कराने जाते हैं। अब हमारा पोता है ना, वो कभी कहता है मुझे फन सिटी में ले जाओ, कभी किधर ले जाए, कभी हम वॉक पे चले जाते हैं, आज मैंने ये करना है। तो हम उनके साथ आए तो उनकी इतनी अटैचमेंट है, तो वो जहाँ भी हम जाए तो साथ जाते हैं। तो यस, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर जय कृष्ण मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पूरी नरिशमेंट, पूरा आपका टाइम, आपकी अटेंशन सिर्फ न्यूट्रिशन या खाने तक नहीं, बल्कि पूरी की पूरी ग्रोथ में शामिल है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।